Good morning, everyone. Our next topic, yeah, next lecture is on a new chapter, chapter 8, controlling. हमने अभी तक देखा कि कैसे मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग फंक्शंस फॉलो करता है, कैसे वो प्लान करता है, कैसे वो ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, कैसे वो स्टाफिंग करता है, ह्यूमंस लेके आता है ताकि जो चीज़ मैंने प्लान की है, जो एक्टिविटीज़ मैंने ऑर्गेनाइज की है उनको ढंग से कर सके, कैसे सुपरवाइजर्स उन स्टाफिंग के अंडर में जो उन लोगों को एम्प्लॉयज़ के रूप में हमने रखा है उनको सुपरविजन प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करा जाता है? कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग वर्ड क्या बोल रहा है? कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करेंगे हम? क्या कंट्रोल करेंगे? उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे जो एक्स्ट्रा में हो रही है। अगर कोई एक्टिविटी कम हो रही है तो उस पर ध्यान देंगे, जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है तो उस पर ध्यान देंगे। जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है इस पर ध्यान देंगे। तो किन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो टाइमली कंप्लीट हो, एफिशिएंटली कंप्लीट हो, इफेक्टिवली कंप्लीट हो और साथ ही साथ हम हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके ताकि किसी भी तरीके का कोई भी वेस्ट ना हो। हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है कंट्रोलिंग के टाइम पर। ये देखेंगे कि कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट स्टेप, कंट्रोलिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स अनदर प्लानिंग। क्या है कंट्रोलिंग? सबसे पहले उसकी डिफाइन देखते हैं। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान परफॉर्मेंस। हम लोग क्या कर रहे हैं कंट्रोलिंग में? जो भी हमने प्लान किया था, कि सपोज मैंने प्लान किया था इस साल मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी, ये मेरा प्लान था। उसको मैं कंपेयर करूंगी एक्चुअल परफॉर्मेंस से। प्लान तो क्या किया, 1000 यूनिट्स में प्रिपेयर करूंगी, ये मेरा प्लान था। एक्चुअली मैंने 900 यूनिट्स प्रिपेयर करी या फिर एक्चुअली मैंने 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। तो मैंने एक्चुअली में कितना परफॉर्मेंस किया है और मैंने प्लान क्या किया था, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको देखना सबसे पहला स्टेप। फिर अगर कोई डिफरेंस है तो ये पता लगाना कि डिफरेंस आया क्यों है। अगर मैंने 1000 यूनिट्स के बारे में सोचा था और बनाई 900 ही यूनिट, तो क्यों 900 ही बनी? क्या मेरी मशीन ब्रेक डाउन हो गई थी, या मेरे एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, मेरे वर्कर्स एफिशिएंटली टाइम पे काम कर नहीं रहे हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई थी, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी? क्या कारण है कि 1000 की जगह 900 ही यूनिट बनी? ये रीजंस मैं फाइंड आउट करूंगी और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लूंगी कि मुझे नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए ताकि ये जो डेविएशंस आए हैं, ये जो डिफरेंसेस आए हैं, ये अगली बार ना आए, उनको करेक्ट करूंगी। तो ये है करेक्टिव मेजर्स, ये है कंट्रोलिंग की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ कंपेयर करना, डिफरेंसेस निकालना, डिफरेंसेस किन कारण से आए हैं वो कारण पहचानना और फिर करेक्टिव मेजर्स लेना, मतलब एक्शन लेना कि क्यों गलती हुई है, इसके लिए नए प्लान बनाना और रीस्टार्ट करना ताकि अगली बार वो गलती ना हो। क्या एस्पेक्ट्स है कंट्रोलिंग के? दो कारण से कंट्रोलिंग की जाती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं डेविएशंस दो कारण से आते हैं। जो डिफरेंसेस आते हैं हमारे प्रोडक्शन में या हमारी परफॉर्मेंस में, जो डिफरेंसेस आते हैं वो दो कारण से आते हैं। पहला स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल। और दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स या फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। और उसके लिए हमें दो तरीके की कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग और ऑपरेशनल कंट्रोलिंग। स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग में क्या होगा कि हम ये देखेंगे
कि जो डेविएशंस आए हैं उसका जो रीजन है, क्या वो ये तो नहीं है कि हमने प्लान ही गलत बनाया था, क्या ये तो नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत चल रही थी। हमारे पास जो मशीन है वो एक मंथ में 100 यूनिट बना सकती है, तो 12 महीने में 1200 यूनिट बना सकती है, और हम हमारा प्लान बना के चल रहे थे कि हम इस साल 1500 यूनिट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हमारी स्ट्रैटेजी गलत थी। हम लोग बना ही 1200 सकते हैं और हम 1500 का टारगेट लेके चलेंगे तो डेविएशन तो आनी ही है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम क्या करेंगे, जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारा प्लान है, जिसकी वजह से, जिसके गलत होने की वजह से हमारा परफॉर्मेंस बराबर नहीं हुआ है, हमारे परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आए हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या होता है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी की वजह से, क्या हमारी मशीन ब्रेक डाउन हो गई थी, या हम लोग जो जब प्रोडक्शन कर रहे थे, या जब हम उस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे, जब हम हमारी जॉब को परफॉर्म कर रहे थे, तब क्या गड़बड़ हुई, क्या उसके किसी स्टेप को फॉलो करने में डिले हुआ। कौन से सपोज एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे स्टेजेस से निकल के बनता है, तो उसमें से किसी एक स्टेज पर गड़बड़ हुई, या प्रोडक्शन मैनेजर ने टाइम पर काम नहीं करके दिया, या वर्कर्स बहुत ज़्यादा छुट्टियां ले रहे थे, तो क्या कारण है। उन ऑपरेशनल कंट्रोल्स को हम देखेंगे कि एक्टिविटी होने के टाइम पे क्या कारण आते हैं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो एस्पेक्ट्स है कंट्रोल में। फिर हम बात करें कंट्रोलिंग के नेचर की, क्या इसके फीचर्स है। तो सबसे पहला है ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लान परफॉर्मेंस क्या है वो देख रहा है। तो इसके हिसाब से ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे गोल्स की तरफ ध्यान दे रहा है। फोकस किस पे है इसका, कि हम हमारे गोल्स जैसे हमने सोचा है, जैसे हमने एम किया था, वैसे ही हम हमारे गोल्स को अचीव करेंगे, यही इसका टारगेट है। तो हम हमारे टारगेट्स टाइम पर अचीव करें, ये देखता है कंट्रोलिंग फंक्शन, इसीलिए हम इसे एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड इज इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। एक मैनेजर कंट्रोल नहीं करता है, कंट्रोलिंग सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं होता है, कंट्रोलिंग हर मैनेजर को करनी पड़ती है, हर लेवल के इंसान को कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, तभी जाके सब कुछ सही होगा। मैं अगर ऐसा बोलूं कि सपोज एक स्टूडेंट है, उसको टॉप करना है, टारगेट है कि उसको 90% पाना है, ठीक है। अगर 2 टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं और 3 टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो बच्चा अच्छा मार्क्स ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। क्या तो क्या हुआ है इसमें कि कंट्रोलिंग सबको करनी पड़ेगी, सुपरविजन सबको देना पड़ेगा, सबको ये देखना पड़ेगा कि जैसा उसने सोचा है वैसे उसके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव इन नेचर, मतलब हर इंसान के ऊपर अप्लाई होगा, सबको करना पड़ेगा। फिर कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग में दोनों चीजें की जाती है, पीछे की ओर भी देखा जाता है और आगे की ओर भी देखा जाता है। पीछे की ओर कैसे देखते हैं, हम हमारी जो हमारे प्लान परफॉर्मेंस है, जो हमारे प्लान है, उनकी ओर जाके देखते हैं कि भाई हमने प्लान क्या बनाए थे, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या थे, क्या हमको करना था, ये देखने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। फिर हमें फॉरवर्ड भी जाना पड़ता है कि अब जो डेविएशंस आ चुके हैं, जो डिफरेंसेस आ चुके हैं, हमारी प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई, जो हमने बैकवर्ड में जाकर देखा, उनसे जो हमारे को डिफरेंसेस पता चले, उनको सही करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड लुकिंग देखना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में ये सारी गलतियां ना करें, जिसके कारण जिनके कारण डेविएशन आए हैं वो सारे रीजन वापस रेज ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे फॉरवर्ड फ्यूचर में जाके हम हमारे प्लान्स को सही बनाएंगे। तो बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों फंक्शन होते हैं। फिर है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ये, कंट्रोलिंग नेवर एंड्स, कंट्रोलिंग ओनली एंड्स व्हेन ऑर्गेनाइजेशन एंड्स। तो कंट्रोलिंग जो है वो हमेशा कंटिन्यूअसली चलती रहती है,
मैंने कंट्रोलिंग करी, मैंने ये पता लगाया कि डिफरेंसेस कहाँ आए, वो डिफरेंसेस क्यों आए ये पता लगाया, फिर एक नया प्लान बनाया कि भाई आगे से ये डिफरेंस नहीं आएंगे। तो वो क्या करा, कंट्रोलिंग खत्म होके मैंने वापस क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दी प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग कंटिन्यूअसली चलती रहती है, फिर प्लानिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर वापस कंट्रोलिंग। तो ये कंटिन्यूअसली एक साइकिल की तरह चलती ही रहती है। तो कंट्रोलिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, पॉजिटिव फंक्शन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग है और कंटिन्यूअस फंक्शन